हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम लोग कविता क्या है पाठ का अध्ययन कर रहे थे। निबंध जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और क्योंकि ये निबंध काफ़ी बड़ा है तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट अध्ययन करेंगे। तो आगे हम पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि कविता क्या है, सभ्यता के आवरण और कविता। इसके आगे की ओर हम लोग जाएंगे कि कविता और सृष्टि प्रसार। इस ओर चलते हैं। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंत प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। यदि अपने भावों को समेट कर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ के पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे तो मनुष्य उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदे हुए अमराइयों और पटपर के बीच पड़ी झोपड़ियों को देख कर क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के सुंदर आनंदोत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का आर्तनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में क्या रह गया। इसी विश्व काव्य की रस धारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के और कहीं समस्त चराचर के। पहले नर क्षेत्र के भीतर रहती है, इसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही कवि काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती हैं। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नक्षत्र के भीतर ही होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की मुक्त दृष्टि प्रधानतः मनुष्येतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोकचरित ही है। और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद, वे भी अधिकतर मनुष्य ही के भीतरी बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबन के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है। यह उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रति भाव नहीं होता, नायक नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीपित करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस ब्यौरे के साथ उनका नहीं। कहीं कहीं तो उनका नाम गिना कर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्य के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु, व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। मनुष्य, अब दूसरा हम देखते हैं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृति के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार का हो सकता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा कमल। अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे
और इस प्रकार भी यह कह सकता है कि कोई चित्र उपस्थित ना हो, केवल पद का अर्थ समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थितियों का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरों पर न दृष्टि जा ही सकती है और न रम ही सकती है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन लीजिए। अवश्याय निपोतन किंचित प्रतिलीन शाद्वला वनानां शोभते भूमिर्निर्विष्ट तरुणातपा अस्पृशिन् सन्तु विपुलं शीतमुदकं द्विरद सुखम् अत्यंत त्रिषितो वन्य प्रतिसंहरते करम। अवश्याय तमोनद्धा निहार तमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः वाष्पसञ्छन्न सलीला ऋत्विज्ञे सारसा हिमाद्र बालुकैस्तिरः सरितो भ्रान्ति साम्प्रतम्। जरा जर्जरितः पद्मैः शीर्णकेशर कर्णिकैः नाल शैशे हिमध्वस्तैर्न भान्ति कमलाकरः। संस्कृत शब्द ये लिए गए हैं वाल्मीकि, क्योंकि संस्कृत के महाकवि कहे जाते हैं, तो उन्होंने जो रचना रची है उसी से कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं रामायण से। इसका अर्थ यहाँ हम लोग देखते हैं। वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ नीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गए हैं, जिनके केसर कणिकाएं टूट फूट कर छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं। कमल पुष्प के लिए ये बातें कही गई हैं। मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। कालिदास की दोनों रचनाओं के बारे में कहा जा रहा है। संस्कृत महाकवि के रूप में जो इनको जाना जाता है, कुमार संभव और रघुवंश, उन्हीं की रचना है। तो इसमें भी मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का रूप मिल जाता है। नाटक यद्यपि मनुष्य ही की भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्येतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। पूर्व मेघ में तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूल कर कभी कभी मग्न हुआ करता है, वह घूम घूम कर वक्तृता दे या ना दे, चंदा इकट्ठा करे या ना करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या ना निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत ने कल्पना की क्रीड़ा है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपने खास सुख भोग नहीं, बल्कि चीर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून्न के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप, मधु पुंजार, कोकिल कुजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं। वे विषयी या भोग लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास बिंदु मंडित मरकताभ शाद्वल जल अत्यंत विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गंभीर गर्त से उठी हुई शिखर
निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरन की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। अंग्रेजी के पिछले कवियों के वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य में अचिर परिचित, सीधे साधे, प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, पर शैली की असाधारण, भव्य और विशाल की ओर। साहचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य, सीधे साधे, चिर परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की जाती हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं में, साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा कोविद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य या कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुढ़ी की झोपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल का वैचित्र्य। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था। नीम के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके फिर पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थीं। सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों और पर्वतों मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं, गौरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं, बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सूर्खी चूने की कड़ाई की परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हम में ढूंढती हुई आती है और कहती है, तुम हम में क्यों दूर दूर भागते फिरते हो? जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय की व्यापकता का आभास कर देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत हैं। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इसी सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। पर इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। उसके बाद हमारा अगला तथ्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता से जो लिया गया है, मार्मिक तथ्य, कविता क्या है का ही उपशीर्षक है, तो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु व्यापार के सुख, हर्ष, विषाद, राग, द्वेष, तोष, क्षोभ, कृपा, क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है, वह तो प्रायः बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्रायः नहीं होती।
तथ्यों का आरोप भी संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य क्षेत्र में घसीटकर सुक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं, वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश ना कर दे। यह सुक्ति मात्र है, काव्य नहीं। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं वहाँ के अलंकार रूप में ही रहते हैं, पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है, जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं, पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाएं? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं और छीन झपट कर अपना हक जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें इनकी परिस्थिति से मिलता है, अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत होगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने का चीज उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें घुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि शुक्ल जी ने यहाँ पर कविता की कुछ लाइनें लिखी हैं। देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्या गया क्या ना गया रह, पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर, क्रीड़ा में जीवन उपाय है हमारा यह। दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह। फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू, छेकता है जाता हम जाए कहाँ तू ही कह। पेड़ पौधे, लता, गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती हैं। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और म्लानता को, शिशिर के कठोर शासन में उसकी दीनता को, मधुकाल में उनके रसोन्माद उमंग और ह्रास को, प्रबल वात के झकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अन्युक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है। उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच अकेला वट वृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियाँ और पत्ते हिल हिलकर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंखें मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हांफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देख हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है। यहाँ फिर कविता की कुछ लाइनें शुक्ल जी ने दी हैं। काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम, अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है, भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धरा भी, जिसमें न पूरा पूरा नर बह पाया है। शांति सार शीतल शीतल प्रसार यह छाया, धन्य प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरि काया है। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्य क्षेत्र सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है, कभी समष्टि दृष्टि से समस्त जीवन क्षेत्र पर। कहने को की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य सृष्टि सजीव दृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है।
भूमि, पर्वत, चट्टान, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ी हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का बार विलोड़ित जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता का विकीर्ण धन खंड मंडित रश्मि रंजित शांत दिगंचल में चमत्कार पूर्ण सौंदर्य का ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्छृंखलता का बिजली की कपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्व रूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुंचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियां अपनी मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती हैं। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे इधर नर क्षेत्र के बीच देखते हैं तो सुख समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाली स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकते। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो पूरे भरे भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी कलरव करते रहते हैं वे उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। कोलाहल सुनी खगन के सरवर जनी अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन दय है त्यागी। दुर्दिन दय है त्यागी, तोय तेरो जब जय हैं, दुरहि ते तजिता आस, पास को नहीं आए हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गुण व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उस श्रृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उच्छृंखलता और ध्वंस अल्पकालिक होता है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। उच्छृंखलता नदी की अस्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोकगीत के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब तक बंधे हुए मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और शाक्त पड़ने लगता है और गहरी विषमता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसमें वेग की उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है, पर यह उच्छृंखलता वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा उस संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यापक सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के भीतर के ही हो, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न कर रहे उसे उसे उस भाव का आलंबन रहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया।
अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, इसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके। कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों के तह में छिपे होंगे। कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काफ़ी लंबा निबंध है। तो हम लोग इसके पार्ट 2 को हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया, और तीसरे पार्ट को जब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम तीसरे पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हो सकता है कि ये और आगे भी चले, 2-3 वीडियोज़ और बनाने पड़ेंगे, तो फिर हमारा ये कविता क्या है पार्ट खत्म हो जाएगा। आप आज के लिए यहीं पर हम विराम करते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि।